जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सभी को नोट करेंगे और लिखेंगे। और आज ये मुझे लगता है कि टेस्ट 1 है आपका, जिसमें आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। ईमानदारी से करना है दोस्त, और कितना आपके रॉन्ग हो गए क्वेश्चन और कितने आपने स्किप कर दिए। तो ये आज आप जरूर बताएंगे क्लास के अंदर। और चलते हैं दोस्त अपनी क्लास में। तो यहाँ पे दिया है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आप इसका फटाफट सही जवाब करिएगा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 1951, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1951 आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी है। जो भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड है उनकी संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 21 है। कितनी? 21 है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। और दुनिया में दूसरे स्थान पे आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण रेलवे मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी। दक्षिण रेलवे मुख्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा 14 अप्रैल 1951। क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो इनको बिल्कुल नोट कर लेना दोस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके जो मुख्यालय है वो भी याद रखना है। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर है दोस्त? चेन्नई में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 5 नवंबर 1951 दे रखा है। इसमें जो स्थापना हुई थी वो हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई की, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आपकी मध्य रेलवे है। कौन सी? मध्य रेलवे की बात कर रहे हैं। तो मध्य रेलवे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखो दिया गया है भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ का हम पेपर देने जा रहे हैं उसके बारे में अगर हमें मूल मंत्र भी उसका नहीं पता है तो हम फिर कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है? देखो त्यौहार आपके लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं। आप एक त्यौहार हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछा जाए। तो याद रखना जो गणगौर त्यौहार है वो ऐतिहासिक रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, देखो ये होली दीपावली तो होती ही होती है, साथ में देखो नौटंकी पूछा जाएगा। नौटंकी कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश से आपसे वो पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं उसे, कथक। कथक नृत्य पूछा जा सकता है। तो ये भी याद रखना कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। बिहार से छठ पर्व पूजा होती है ना। छठ पर्व पूजा होती है। और विदेशिया नृत्य है। तो ये भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रंगोली कहाँ मनाई जाती है? रंगोली महाराष्ट्र में मनाई जाती है। तो वो भी आप ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो ये आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आपको रुद्र वीणा दे रखा है, ऑप्शन बी सही जवाब आपका हो जाएगा। और ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे देखो सितार के जनक कौन है? सितार के जनक कौन है? तो याद रखना आमिर खुसरो। कौन है? आमिर खुसरो। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पूर्णतः विफल रही थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो थी पंचवर्षीय योजना तीसरी। कौन सी थी? तीसरी। और मैं आपको बता दूं इसी पंचवर्षीय योजना में पता क्या हुआ था? इसी में सूखे की समस्या हो गई थी। क्या? सूखे की समस्या हो गई थी, सूखा पड़ गया था। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और देखो इसके बाद ठीक क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था योजना अवकाश काल। क्या हुआ था? योजना अवकाश काल। कब से कब तक रहा? तो ये भी हो सकता है कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये 1966 से लेके 3 साल मतलब कि 1969 तक रहा, ठीक है ना। 1966 से 1969 तक। और देखो मैंने जैसा कि आपको कल भी कहा था
कल तो क्लास हो ही नहीं पाई थी, परसों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ना अब फास्ट नहीं क्वेश्चन कराया करूँगा, स्लो स्लो कराऊंगा ताकि आपको यार लिखने में भी आराम रहे और समझ भी सही से आए। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेल के ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। भारतीय रेल के ब्रॉड गेज जो जिसे बड़ी लाइन बोलते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है। देखिए ना, ये दोनों पटरियां जो होती हैं इनके ये बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर देखो यहाँ पे मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है तो याद रखना 1.676 मीटर, ऑप्शन ए। और अगर यही फुट में दिया होता तो आप क्या बताते, तो याद रखना 5 फुट 6 इंच, कितना 5 फुट 6 इंच फुट में अगर बोलेगा। और इसके बाद आप याद रखना यहाँ पे जो दे रखा है 1.435 मीटर, ये पता किसका है, ये स्टैंडर्ड गेज, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड गेज। तो स्टैंडर्ड गेज जो है ये याद रखना, इसकी मीटर में जो लंबाई दे रखी है वो सॉरी चौड़ाई जो दे रखी है वो है। और अगर फुट में पूछेगा तो याद रखना 4 फुट और 8 सही 1/2, हाँ सही है 8 सही 1/2 इंच। तो ये आप याद रखना, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना, कि आपको याद रहे। ये रेलवे से संबंधित प्रश्न है यार। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। देखो ये पहली बार अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, तो याद रखना ये 23 अगस्त 2024 को। कब, 23 अगस्त 2024 को। 23 अगस्त 2024 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिया गया है। देखो यहाँ पे लोक नियोजन जो है आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है ना, लेकिन अगर आपसे ये यहाँ पे अवसर की समानता की बात करते हैं कि अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो आप कटाक से बता देते भैया आर्टिकल 16 है। क्या, ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 आप तुरंत बता देते कि भैया ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये आपको देखो बिल्कुल याद है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 17 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, अस्पष्टता उन्मूलन। क्या आ जाता है, अस्पष्टता उन्मूलन जो है, उन्मूलन, वो आपका आर्टिकल 17 जिसे बोलते हो छुआछूत, है ना, तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 दे रखा है इसमें याद रखना, इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। किसमें, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और ये अवसर की समानता का अधिकार 16 में है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रहेगा ना। अगर मैं यहाँ पे आपसे आर्टिकल 18 की बात करूँ, अगर यहाँ पे आर्टिकल 18 की बात करूँ, इसमें क्या दिया गया है, तो याद रखना इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। क्या, उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल 18 में दिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। देखो आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें जो अभिव्यक्त एवं भाषण बोलने की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है, याद रखना, जिसके तहत पत्रकार लोग आते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और 20-21 में आपकी पर्सनल स्वतंत्रता आ जाती है, और इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो उसी क्वेश्चन पे समय दिया जाएगा जिसपे वाकई में देने लायक होगा, और जो अगर आप हमें लगता है कि सिर्फ बताओ और बड़ों से काम चल रहा है तो वो हम सिर्फ बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, और अपना स्कोर जरूर बताना दोस्त। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपका हिकेटियस जो है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये एक यूनानी थे, कौन थे, यूनानी थे, देखो यहाँ पे यूनानी, ठीक है ना, यूनानी थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यूनान के वैज्ञानिक थे। और पता है आपको कि पृथ्वी की परिधि का सही मापन सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखना उनका नाम है, देखो ई से था क्या, इटेरोस्थनीज था, ठीक है ना। और वैसे इन्हें ही बोला जाता है, लेकिन अगर प्रश्न में आपको हिकेटियस दिया जाएगा तो आप लगा देना, ठीक है ना। और देखो भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भी किन्ने किया था, इन्होंने ही किया था, इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज, आप ध्यान रखेंगे। और अरस्तु जो हैं, अरस्तु को क्या बोला जाता है बताओ। अरस्तु, पहले तो याद रखना अरस्तु सिकंदर के गुरु थे ना, और इन्हें क्या बोला जाता है ये मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से बलित या मोड़दार पर्वत नहीं है,
इनमें से बलित या मोड़दार पर्वत नहीं है, तो वो कौन सा है बताओ। तो याद रखना वो आपका सही जवाब सतपुड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये पता है कौन से पर्वत श्रेणी में आता है, ये आता है ब्लैक पर्वत। कौन से, ब्लैक पर्वत श्रेणी में आता है। तो ये आप याद रखना। बलित या मोड़दार जो पर्वत हैं वो आपका हिमालय है, एंडीज है, अल्पास है, एटलस है, ये सब बलित पर्वत की बलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये आप सभी को हिमालय, एंडीज, एटलस, ये आप सब अल्पास याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये देखो मुझे लगता है कि ये देखो आपका करंट का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और इसको आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें आपने सही जवाब क्या किया है। तो यहाँ पे देखो आपका जो सही जवाब जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आईजी जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे देखो दिया गया है सभी मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं। देखो ये प्रश्न मुझे लगता है कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपरों में, मैंने देखा इस चीज़ को, तो मैंने इसे नोट किया कि ताकि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो यहाँ पे जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है क्षोभ मंडल आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो जो वायुयान वगैरह होते हैं, मैंने शायद उस दिन आपको बताया था कि जो वायुयान वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से, समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, पहले तो ये बताओ कि पेरिस कहाँ, कौन से देश में पड़ता है, कौन से देश में है भाई। तो याद रखना ये है फ्रांस में। कहाँ पर, जहाँ भी वो चल रहे हैं क्या, पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक भी हुए थे। तो ये आप याद रखना। ये पेरिस कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में है। और ये कौन सी नदी है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी, सीन नदी, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं इरावदी जो है, इरावदी के किनारे मैंने आपको क्या बताया था, रंगून। क्या बताया था, रंगून बताया था। रंगून आपको कैसे याद है, रंगून हमें ऐसे याद है कि 1857 की क्रांति के समय जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर कहाँ, रंगून स्थानांतरित कर दिया था। याद है ना। अब रंगून कहाँ पड़ता है दोस्त, बर्मा में पड़ता है। बर्मा जिसका नाम अब म्यांमार है ना। तो इतना सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग भूलेंगे। देखो डार्लिंग नदी जो है, डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा, तो वो आपका हो जाएगा सिडनी। क्या हो जाएगा, सिडनी। सिडनी कहाँ पड़ता है दोस्त, तो सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे एक वो आ जाता है कि ऑप्शन आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑप्शन में सिडनी दे देता है। और हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में सिडनी को टिक कर देते हैं कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। क्या है, कैनबरा है। और मैंने उस दिन आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी भी बताई थी, वियना, है ना। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया देखो दोनों याद रखना दोस्त, भूलना नहीं है। देखो ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सा वो स्थित है बताओ, भारत में ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आपसे हैदराबाद भी मैंने पूछा था, जो कि आपने मूसी नदी बताया था। मैंने आपसे अयोध्या भी पूछा था, जो कि आपने सरयू नदी बताया था। मैंने आपसे वाराणसी पूछा था। मैंने आपसे हरिद्वार पूछा था, जो कि आपने गंगा के किनारे बताया था। मैंने आपसे प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद, जिसका अभी जो नाम इलाहाबाद था अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया, क्योंकि पहले भी प्रयागराज ही था हमारे पुराणों में, ठीक है ना, तभी उसे कर दिया गया। तो याद रखना जो प्रयागराज है ये संगम पर स्थित है। किस पे, संगम पर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संगम कौन सी नदियों का वहां पे होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो अब पेज पे जगह नहीं बची, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है नील नदी की देन किसे कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं, इनमें ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं भाई, तो आप जवाब करिएगा। तो यहाँ पे अगर जवाब आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन बी लगा लो, मिस्र। किसे करते हैं, बोलते हैं, ऑप्शन बी मिस्र को बोलते हैं। याद रहेगा ना। क्यूबा को क्या बोलते हैं, क्यूबा को अगर आपको याद हो चीनी का कटोरा बोलते हैं। किस, क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा। और बताओ अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, बताओ।
तो याद रखना, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, तो चीनी भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पैदा होगी, है ना। तो ऐसे याद रखना है। मैं चीज़ें इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहनी चाहिए। और देखो, अगर तुर्की की बात करें तो इसे यूरोप का मरीज बोलते हैं। यही आप सोच रहे थे, मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा था कि तुर्की को भी कुछ कहते हैं, तो भैया यूरोप का मरीज कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे भैया जापान को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं, है ना। तो ये आप याद रखना। मत भी थोड़ा सा अपने भैया को सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल नहीं कहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे लगा कि आपसे कहना चाहिए कि आप यार अगर नए जुड़े हो तो यार एक बार लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मेरे पुराने जितने भी दोस्त मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए, देखो यहाँ पे दिया है भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत में सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो आपकी हो जाएगी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर, ये कहाँ पर है भाई, बताइएगा। ये कहाँ पर, शायद जम्मू कश्मीर में है ना। इसे एक और नाम से जानते हैं, ये जम्मू में है, इसका एक और नाम है T50। इसे किससे? T50 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दिया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित आलिन ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत बड़ी बात है, और पहले तो इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारा देश, मतलब कि ये भैया भी हमारे हैं, और इन्होंने हमारे देश का एक गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए मेडल जीतना, ये मैं समझ सकता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई में इनका जो खेल है वो आप समझ सकते हैं, जेवलिन थ्रो है। क्या है? जेवलिन थ्रो, ऑप्शन बी। यहाँ से आप नीरज चोपड़ा जी को भी याद कर सकते हैं, है ना, जिन्होंने अभी रजत पदक जीता था। क्या भारत ने उस जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था। ये पैरा ओलंपिक है, ठीक है ना, ये याद रखना। और देखो, इनके सम्मान में मैं एक लाइन कहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए, ठीक है ना। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो बिल्कुल। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भैया लोग सोच रहे हैं कि भैया ये पता नहीं, भैया ये स्वीडन में है। आप स्वीडन में यहाँ पे शहर अगर पता होगा तो आप ढूंढ पाओगे, नहीं तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तब भी दे रखा है, उसमें नहीं दिया जाएगा, है ना, वहाँ पे कुछ और दे देगा यहाँ पे। तो याद रखना, ये आपका हो जाएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वीडन में पड़ता है, और ये आप ध्यान रखना। और स्टॉकहोम के क्या बोलते हैं, हृदय स्थल पुराने शहर, ठीक है ना। क्या उसका नाम है यार, क्या बोलते हैं, गमला स्टेन, क्या गमला स्टेन, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो फिर चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो, अभी जो मैंने आपको एक प्रश्न बताया था गोल्ड मेडल वाला, जेवलिन थ्रो सुमित अतिल जी का, उसमें याद रखना उसमें उन्होंने कितना फेंका था वो मैंने शायद बताना आपको भूल गया। तो याद रखना 70.59 मीटर, ठीक है ना, 70.59 मीटर फेंका है। और इनका जो टोक्यो में रिकॉर्ड था, इनका ही रिकॉर्ड था टोक्यो में इनका रिकॉर्ड पता क्या था, वो था 68.55 मीटर, जिसको इन्होंने इस बार ओलंपिक में ब्रेक कर दिया, 70.59 मीटर फेंक दिया, मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है, तो याद रखना विशालकाय पांडा, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और मैं अगर इसकी विश्व वन्यजीव कोष का गठन पूछूं कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो याद रखना वो हुआ था 1961 में। कब हुआ था दोस्त? 1961 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। WWF का जो स्थापना वर्ष है वो है 1961। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है मद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो नीलगिरी दे रखा है, नीलगिरी ऑप्शन ए तमिलनाडु, ठीक है ना, कहाँ पर,
तमिलनाडु, नीलगिरी आप याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर नोट भी करेंगे, नीलगिरी। और देखो पलामू याद रखना, पलामू में कौन सा है, तो जो पलामू है ये कहाँ पर पड़ता है दोस्त, ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर, झारखंड में। और इसमें है वो बेतला राष्ट्रीय पार्क, क्या है, बेतला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो पलामू आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और भरतपुर में कौन सा है, भरतपुर में वो है केवलादेव पक्षी विहार, क्या है भरतपुर में, केवलादेव पक्षी विहार। तो ये भी याद रखना। भरतपुर कहाँ पड़ता है भैया, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर, राजस्थान में। और देखो राजस्थान में एक वो भी तो है रणथंभौर, है ना, रणथंभौर भी कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। तो भैया वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो यहाँ पे देखो बहुमत, सर्वसम्मति और सहमति और समायोजन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। देखो जब कई बार आंसर के क्वेश्चन के आंसर ना पता हुआ करें तो पता क्या किया करो, एक ट्रिक जो मुझे लगती है 90% तक सही है, वो क्या है ना, जिसका आंसर ज़्यादा लंबा होता है ना वो सही जवाब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा। आपको साइंस के भी क्वेश्चन चाहिए थे, है ना, आप लोगों ने बहुत बोला कि भैया साइंस के क्वेश्चन करवाओ। तो बिल्कुल भैया अब यहाँ पे आप इसका जवाब करिएगा कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, पर किस विधि द्वारा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए ऊर्ध्वापातन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऊर्ध्वापातन जिसने भी किया है आपका एक और सही हो गया, आप +1 करते जाइएगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आंसर गलत होता है तो -1 करते जाइएगा, और अगर स्किप कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो चलना है अपने अगले प्रश्न की तरफ, और बताना जरूर आज 50 में कितना सही किया है आपने। देखो यहाँ पे दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है और रजत, मतलब कि सिल्वर मेडल। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। देखो रेलवे से संबंधित आज मैं आपको बता दूं कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है ना। पूरी क्लास को देखना, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 25 क्वेश्चन हुए हैं, है ना, अभी आधी क्लास बाकी है। तो यहाँ पे बताओ भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर दोस्त, लखनऊ, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब अगर इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखना इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी, 2003 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और पता है रेलवे में जैसे कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो जो एक वो है संस्थान है, बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान, है ना, बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान भी है, वो पता है कहाँ पर है, तो वो है बेंगलोर में दोस्त। कहाँ पर है, बेंगलुरु। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे भी रखा है। तो बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान बेंगलुरु में है, जिसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो वो हुई थी 2004 में। वो कब हुई थी, 2004 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक पूछा गया। मात्रक देखो एसआई मात्रक जो है, एसआई आपको ध्यान में रखना है, आपसे मात्रक पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है ना। और देखो अगर जूल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है ना। यहाँ पे अगर कूलाम की बात करें, कूलाम, तो कूलाम किसका है, विद्युत आवेश का है दोस्त। किसका है, विद्युत आवेश का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और अगर मैं आपसे हर्ट्ज की बात करूँ, ये जो ऐसे लिखा होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का है। किसका, आवृत्ति का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर मैं आपसे वोल्ट की बात करूं, वोल्ट बताओ किसका मात्रक है, तो वोल्ट जो है वो विद्युत विभवांतर का है। किसका है, विभवांतर का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वोल्ट, है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अलग से एक क्या बोलते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स के लिए आप नोट कर लो यार। ये आपके लिए वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आज की क्लास में लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक ... जाता है, तो क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है। तो ये मुझे लग रहा है आज का आपका HW क्वेश्चन होना चाहिए,
ठीक है ना। इसका तो आप आंसर करेंगे, बाद बाकी तो आज टेस्ट कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे 49 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये 28 नंबर मैंने निकाल दिया HW स्पेशल। अगर आप किसी का नहीं तो इसका तो आंसर करना ही करना है आपको। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से वायुयान का आविष्कार किसने किया था। निम्न में से वायुयान का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना जो वायुयान का आविष्कार है वो राइट बंधुओं ने किया था, राइट ब्रदर्स, ठीक है ना। राइट ब्रदर्स या राइट बंधु लिखा हुआ मिलेगा, आप लगा देना, ठीक है ना दोस्त, आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्राहम बेल, इनसे आप क्या याद रखेंगे, इनने पहला तो देखो टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका किया, टेलीफोन का। यहाँ पे बना रहा हूँ टा, बन रहा है हाँ, तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया, ग्राहम बेल ने किया। और अगर माइक्रोफोन की बात करूं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो वो भी ग्राहम बेल ने किया है ना। और देखो गैलीलियो से याद रखना, टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप जो है वो किसने, गैलीलियो ने किया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ दिया है निम्न में से ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊंचाई मापक यंत्र आपको बताना है कि एनीमोमीटर है, ऑडियोमीटर है या अल्टीमीटर है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रश्न का जवाब। तो आप क्या बताएंगे, इनमें से जो ऊंचाई का मात्रक है वो है अल्टीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जो वायुयान वगैरह और ये सब होते हैं ना, इनकी ऊंचाई का कैसे पता लगता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अल्टीमीटर जो है ये क्या करता है, ये ऊंचाई मापक यंत्र है। और वायु के बल तथा गति के जो मापन करता है वो होता है एनीमोमीटर। जो वायु का बल और गति का जो मापन करता है वो एनीमोमीटर होता है ना। और ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है, तो वो ऑडियोमीटर होता है, ठीक है ना। जो ध्वनि की तीव्रता को नापता है वो कौन होता है, वो ऑडियोमीटर होता है। जो दूध की शुद्धता को नापता है वो क्या होता है, वो थर्मामीटर होता है। और देखो जो ताप नापता है आपका बॉडी टेम्परेचर, वो सॉरी, जो दूध की शुद्धता को नापता है, देखो यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, वो होता है लैक्टोमीटर, ठीक है ना। और जो दूध वो से बॉडी टेम्परेचर को नापता है वो होता है आपका थर्मामीटर, है ना। तो ये देखो गड़बड़ हो गया था। भूकंप की तरह जो तीव्रता को कौन, सिस्मोग्राफ होता है ना, सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है। तो ये आप सब ध्यान रखेंगे यार। और देखो यहाँ दिया है नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है। जो नीला थोता है उसका रासायनिक नाम क्या है, जिसे बताइएगा आप फटाफट, पहले तो इसका जवाब बताइएगा। तो याद रखना कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। इसको क्या कैसे लिखते हैं, CuSO4, है ना, CuSO4 इसका जो फार्मूला होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक का नाम है, किसका, नमक का नाम है। और देखो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये किसका है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड दे रखा है ये भारी जल का है, किसका नाम है, भारी जल। तो भारी जल भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चली ट्रेन, यह किस नदी पर बना है। भाई दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, मतलब ऐसा समझो जो बुर्ज खलीफा है ना, कितनी ऊंचाई होगी, 300 मीटर होगी, है ना, उससे भी ऊंचा है। अब आप बताओ। तो याद रखना ये जो ब्रिज है ना ये चिनाव नदी पर बना है, किस पे, चिनाव नदी पर बना है। तो ये तो आपको याद ही रहेगा ना। अब इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, इस पे देखो पता है, इस पर ट्रेन व्रेन सब चलेंगे। और मौसम से अगर कोई भी वैसा होता ना, बाढ़ या बर्फ उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई है 359 मीटर। कितनी है दोस्त, 359 मीटर, मतलब कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा हो गया है ना। और देखो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को याद रखें, इसलिए एक दूसरे से जोड़ के बताता हूँ चीज़ों को। और यहाँ पे देखो दिया है निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति की खोजकर्ता कौन है। कोशिका भित्ति के खोजकर्ता यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया। देखो साइंस के लिए आप कहते हो, मुझे लगता है कि आज आपके लिए ये साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आप याद रखना कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो रॉबर्ट हुक है वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। और इन्होंने इसकी जो खोज है ना वो कब की थी, वो भी हो सकता है पूछ लिया जाए। भाई ऐसा की तैयारी कर रहे हो तो आपसे हलवा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, है ना, इन्हीं में से पूछेंगे लेकिन हार्ड करके। तो खोज जो है वो याद रखना 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो जो क्रिश्चियन डी ड्यूब हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने लाइसोसोम आप याद रखेंगे। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो तुरंत सभी ने जवाब किया था लाइसोसोम को बोलते हैं। और मैंने उसके कोशिका के पावर हाउस की भी बात की थी, किसे बोलते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, है ना।
मैंने ये आपको शायद परसों बताया था, परसों या धरसों बताया था, मुझे याद है अभी भी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन की खोज तो पंक ने की थी, ये तो सभी को पता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करेंगे, मुझे भरोसा है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। हालांकि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक पेन चाहिए, वो भी आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सफल हो जाओगे, तब मुझे एक पेन गिफ्ट करना है बस। और यहाँ पे देखो दिया गया है निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो होता है टैकोफेरॉल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बताओ रेटिनॉल किसका होता है? रेटिनॉल जो है ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आप क्या बताएंगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है भैया, है ना। और यहाँ पे देखो एस्कॉर्बिक अम्ल दे रखा है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जैसे ही मैं सुनता हूँ ना, मेरे दिमाग में तुरंत दौड़ जाता है कि वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल बताओ, कैल्सीफेरॉल जो है ये कौन से विटामिन का नाम है? तो याद रखना ये विटामिन डी का नाम होता है ना। किसका होता है? विटामिन डी का होता है। बताओ विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना क्या है? थायमीन है। अगर मैं आपसे यहाँ पे विटामिन B12 की बात करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास वाकई में आपको बहुत पसंद आएगी और आप मेरा पूरा सपोर्ट भी करोगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन हो गया। चलो यहाँ पे देखो दिया गया है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? जो खाना पकाने का तेल है वो वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो आप इसका फटाफट जवाब करिएगा। लेकिन मैं तब तक आपको एक बात बता दूं दोस्त, कहते हैं ना कि जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ दुनिया दिखती है कि दुनिया ऐसे कह रही है, ये हमारे बारे में ऐसा कह रहा है ना, ये सब दिखता है। लेकिन जब आंखें बंद होती हैं ना तो हम खुद को देख पाते हैं। तो हम क्या होता है, खुद को देख पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी अकेला बैठा करो और सोचा करो, खुद से बातें किया करो, तो शायद आपके सवालों का जवाब आप खुद में बन जाएंगे। आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन कब? जब आप खुद में डूबेंगे और खुद से पूछेंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि रुकना नहीं है और थकना नहीं है और जान लगा देनी है या फिर जाने देना है। तो जाने तो नहीं देना है, इस बार जान लगानी है। तो इसका जो प्रश्न का जवाब है, अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब लगा दिया होगा, सही जवाब कर दिया होगा। तो सही जवाब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, हाइड्रोजनीकरण था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। लेकिन मैंने ये देखने के लिए किया था कि आपने ऑप्शन सी लगाया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में किस शहर में आयोजित हुई है? 2023 में, हाँ ठीक है, 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पूछी गई है, किस शहर में आयोजित हुई है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे हमारा सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखना। आपसे पता पेपर में ये जो G20 है ना, G20 है, इसमें जी का मतलब पूछ देगा। तो याद रखना क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरी राइटिंग पे कोई मत जाना, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। मैं ये अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ, और आप तो जानते हो फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, गलत सलत हर तरीके से हो जाता है, क्योंकि लिखना कुछ चाहता हूँ और फिंगर जहाँ भी टच होती है वहाँ पर लिख जाता है ना। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पेन बहुत जल्दी ले आऊँगा मैं अभी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखो अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 जो है उसके रोवर का यहाँ पे नाम पूछ दिया गया है। और देखो जो ये कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको देखो ध्यान रखना है दोस्त, है ना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो रोवर की अगर बात करेंगे तो वो रोवर तो है प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब, प्रज्ञान। लेकिन अगर हम लैंडर की बात करें तो लैंडर का नाम बताओ। चलो लैंडर का नाम बताओ। तो लैंडर का नाम विक्रम है। क्या है? विक्रम है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना ये कब लॉन्च हुआ था दोस्त, फटाफट देखो, अगर किसी को याद आ रहा हो तो ज़रूर बताओ। तो मैंने उम्मीद जो की थी कि शायद किसी ने बताया होगा, तो आपने बता भी दिया है और मैं भी आपको बता देता हूँ। 14 जुलाई, क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2023 कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। अब इसकी अगर बात करें कि हम किस रॉकेट से हुआ था, तो वो कौन सा रॉकेट था जिससे इसे ले जाया गया था, लॉन्च किया गया था? तो वो देखो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, नोट कर लो। वो था कौन सा था ये देखो, GSLV। हाँ ठीक है, GSLV-1 था, ठीक है ना। वो कौन सा रॉकेट था? GSLV-1 था।
तो ये कई बार क्या होता है ना, चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और दिमाग से कभी कभी रिवीजन नहीं करोगे तो उतर जाएंगी, है ना। और अभी मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मुझे पता है क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, लेकिन माफ़ी चाहते हैं। काम भी ज़रूरी है जीने के लिए, खाना भी ज़रूरी है तो काम भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में की मेज़बानी कौन देश करेगा। तो भैया चैंपियनशिप फाइनल की जो मेज़बानी है कौन सा देश करेगा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना इंग्लैंड करेगा। अब अगर यहाँ पे आपसे पेपर में क्वेश्चन कठिन करेगा तो ये पूछेगा कि कौन सी बार कर रहा है भैया, कौन सी बार कर रहा है ये, तो याद रखना ये तीसरी बार कर रहा है। कौन सी बार, तीसरी बार कर रहा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, इंग्लैंड कर रहा है। तो चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देख रहे हैं हमारा अगला क्या है। इसरो की स्थापना कब की गई थी, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है, ऐसे पूछा जाता है। तो इसरो की जो स्थापना है वो याद रखना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब इसके अगर मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है, तो वो है भैया बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, तो ये भी हमें याद रहेगा। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो याद रखना वो है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। तो ये भी आप याद रखेंगे, मिस्टर एस सोमनाथ। और यहाँ पे देखो दिया गया है 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है। 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किस देश में हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे इंडोनेशियाई लिखा है तो इंडोनेशियाई तो लगा देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में जकार्ता लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि जकार्ता में हुआ है। जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है ना। तो जकार्ता में हुआ था। और ये पता है ये क्वेश्चन पुराना है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 2018 में। कब हुआ था, देखो 18वां पूछा गया है ना, तो ऐसे याद रखना कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और जो 19वां है ना, 19वां वो कहाँ हुआ था, वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई बार पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, तो मुझे भी लगा आपको बताना चाहिए। और यहाँ पे देखो दिया है पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है। देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो वो 2 जिले कौन से हैं, तो वो भैया उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई है। कौन है भैया, लखनऊ और हरदोई, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। याद रखना भैया ये नागपुर में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है आपको, ये 10 से 12 जनवरी तक चला था। कब तक, 10 से 12 जनवरी 1975 में। हाँ ठीक है, 1975 में। देखो ये सन में मुझे याद नहीं आ रही थी सही से, तो याद रखना 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था नागपुर में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री बचाव सम्मेलन केंद्र की शुरुआत की है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री बचाव सम्मेलन केंद्र की शुरुआत की है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये देखो करंट का क्वेश्चन है, और ये भारत ने श्रीलंका के साथ में की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर सागर किस भाषा की रचना है। पता है आपको ये क्वेश्चन कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में पूछ लिया जाता है, और कभी आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है ना। क्योंकि सूर सागर जो है वो किस भाषा की रचना है और इसके लेखक कौन है ना, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना पहले तो ये ब्रज भाषा की रचना है, ब्रज भाषा में ये रचना है, ऑप्शन सी। अब इसके अगर उसकी बात करें कि इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखना देखो सूर सागर है ना, तो सूरदास हैं। फिर कौन है, सूरदास जी हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कौन है, सूरदास जी। तो आपको याद रहना चाहिए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति जी को उनके कार्यकाल की समीक्षा से पूर्व महाभियोग करने की किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, आपको इनमें से क्या लग रहा है सही जवाब। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो सही जवाब है वो भारत की संसद हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की संसद मतलब ऑप्शन बी या संसद के दोनों सदन, ठीक है ना। तो ऐसे आप ऑप्शन में आएगा तो आप लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आपका भारत की संसद सही जवाब होता हुआ है। और आपको बता दूं महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। क्या, आर्टिकल 61 में
महाव्यूह दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? और मैं आपको बता दूं, अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं एसएससी जीडी का भी आपको रोज़ एक क्लास करवाता हूँ। उसमें पता क्या है, उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको 30 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन तो वो होते हैं जो अभी पेपर हुआ था 2024 में ही, उसमें से हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उनमें से 10 क्वेश्चन तो प्रीवियस वाले हैं, 20 क्वेश्चन में आपके लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं, और 10 क्वेश्चन आपको उनसे रिलेटिव जो पूछा जा सकता है आपको करवाता हूं मैं। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत पूछा गया है इनमें से, तो याद रखना वो दूध है। क्या है? दूध। और मैं आपको बताऊं, वाकई में मांस भात चिकन विकन इसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं दोस्त, और ये गलत है, क्योंकि किसी की हत्या करके आपको क्या लगता है कि आप स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं। आप अगर किसी जीव की हत्या करते हैं तो आप सुखी, अपने बॉडी से सुखी नहीं रह पाओगे। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ दोस्त। और जीवों पर अगर दया करते हो तो जीवन में अगर कोई मुश्किल भी आएगी ना, तो वहाँ से भी आपको प्रभु आपका हाथ पकड़ के निकाल के ले जाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बात पे अमल करके देखना दोस्त। अगर कोई खाते भी हो तो यार छोड़ देना प्लीज़ यार, क्योंकि किसी की जान लेके खुद की जीभ को स्वाद नहीं देना चाहिए यार, गलत है। और देखो दूध है, और दूध के जो भी उत्पाद हैं जो भी आप दूध से बनाते हैं उनमें भी मिलता है। और ये पता है ये मांस में भी होता है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि मांसाहारी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जीवों पर दया करो यार। और सेम जो होती है ना, सेम तो याद रखना सेम में भी होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। मैंने ये क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था, और ये भी कहा था कि आप इसको याद रखना, कहा था ना। इसीलिए कहा था कि यहाँ पे आप बीड़ा जवाब एकदम से सटीक जवाब ऑप्शन सी लगा देंगे और बिल्कुल बता देंगे कि भैया सही जवाब है। और आपका ये देखो सितार है, तबला है, और आपका वो सरोद है, ठीक है ना, सरोद है। ये यंत्र जो भी आपके हैं ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं, मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। और ये बीड़ा आपका सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। माँ भगवती के हाथों में भी आपने देखा होगा, है ना। तो ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पे दिया है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये याद रखना है दोस्त, ये झांसी में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसकी स्थापना वर्ष भी याद रखना। क्या? इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना, वो हो जाएगा 1962, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। क्या? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दूं जो इसके बाद ना ये प्रशासनिक नियंत्रण में भी गया था। ये कब गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है ये 1966 में प्रशासन के नियंत्रण में पहुंच गया था, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये पॉइंट मैंने नोट करा था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मुझे पता था तो मैंने उसे नोट किया था, इसीलिए मैंने इसे पढ़ के आपको बताया। और देखो यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई? इसमें कितने देश सदस्य हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा मुख्यालय मुझे लगते हैं कि स्विट्जरलैंड में ही स्थित है ना। सही क्या बता रहा हूँ ना, ये आप जरूर मुझे बताना। और इसकी स्थापना याद रखना 1919 में हुई थी, जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसकी कब हुई थी स्थापना? 1919 में हुई थी। इसमें 187 देश सदस्य हैं। कितने? 187 देश सदस्य हैं। तो ये भी आप याद रखना दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर, देखो मंदिरों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि पेपर में यार पूछ लिया जाए। तो याद रखना जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी जिले। ऑप्शन बी जो है सही जवाब आपका हो जाएगा। और भुवनेश्वर में याद रखना लिंगराज मंदिर स्थित है। कौन सा? लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? भुवनेश्वर में हो जाएगा। और पुरी में एक मंदिर और याद रखना आपका सूर्य मंदिर हो जाएगा। कौन सा? सूर्य मंदिर जो है ये भी आपका पुरी में है, ठीक है ना। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।